क्लास 6 का जो है कश्मीर डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित इस कहानी के बारे में जानेंगे। तो जैसे इसमें देखिए, पहले राम कुमार वर्मा जी के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ बातें जैसे कि दिया हुआ। देखिए, डॉक्टर राम कुमार डॉक्टर वर्मा हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार है। इन्होंने ये क्या है, बहुत साहित्यकार है। इन्होंने साहित्य के हर क्षेत्र में अपनी लेखन से समृद्ध किया है। इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। आप मध्य प्रदेश के सागर जिले के निवासी थे। इनकी पढ़ाई कई स्थानों पर हुई। वे प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। वो देखिए, प्रयाग जो है विश्वविद्यालय, वहाँ के क्या थे, प्रोफेसर थे। वर्मा जी का साहित्य से बड़ा ही अनुराग है। इन्होंने साहित्य के सभी क्षेत्रों में अपना कलम की जादूगरी दिखाया है। वे कवि, उपन्यासकार, नाटक, निबंधकार, आलोचक के रूप में विशेष प्रसिद्ध है। एकलव्य, चित्तौड़ की चिंता, निशीथल आदि आपके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। पृथ्वीराज की आंखें और रेशमी टाई आपकी प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है। प्रस्तुत देखिए, उसके बाद देखिए, आप जो है प्रस्तुत पाठ में आपने कश्मीर का ऐसा सजीव चित्रण किया है जिसे पढ़ते समय ऐसा लगता है कि सब कुछ आंखों के सामने घटित हो रहा है। ऐसा वर्णन वर्मा जी की विशेषता है। निबंध में कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम व्यंजना है। मतलब इसमें क्या है, कश्मीर के बारे में बताया गया है, तो कश्मीर की सुंदरता के विषय में बताया गया। देखिए, जैसे कि कश्मीर का देखिए, आप सुंदरता इसी से पता चलता है कि कितना सुंदर है कश्मीर। ये देखिए, इसमें भी बताया गया कि देखिए क्या कश्मीर में बहुत अच्छी अच्छी झील होती है। झील के बीच में ये नाव देखिए छोटे से है, और ये पर्वत है, चिड़िया उड़ रही है। इस विषय में दिया गया है। तो देखिए, इसी से पता चलता है। देखिए, पहला ही लाइन में है, कितना सौंदर्य, बहुत ही सौंदर्य, कितना सुषमा, जहां देखो इस भूमि में फूल ही फूल बिखरे। यहाँ पे देखिए क्या है कि फूल ही फूल बिखरे हुए हैं। जहां देखो इस भूमि में फूल ही फूल बिखरे हैं। प्रत्येक स्थान पर फूलों की रसी राशि अपने ही विपुल में बिखरी हुई है। यहाँ इतने फूल क्यों हैं? लगता है प्रकृतिक ने इतने फूल मेरे सामने सजाकर कहा हूँ, मानव राष्ट्र कितना महान है, कितना सुंदर है, तू इतने पुष्पों से उसकी पूजा करो। मानव बोला कि मानव कितना ये महान है, तुम इतने फूलों से क्या करो, इसकी पूजा करो। इस विषय में कहा। अब देखिए, दूसरे पेज में आ जाते हैं हम लोग। तो दूसरे पेज में क्या कहा है, देखिए यहाँ पे है कि संभव है यही रहस्य मेरी कश्मीर यात्रा का रहा हो। कश्मीर हमारे देश का मुकुट है। देखिए, यहाँ पे पहला लाइन ही है, कश्मीर हमारे देश का क्या है, मुकुट है। ईश्वर ने प्राकृतिक के सौंदर्य से उसे अनेक प्रकार से संवारा है। प्राकृतिक सौंदर्य से उसे क्या किया, अनेक प्रकार से संवारा है। मतलब क्या क्या है, सजाया है। तो इतना देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कि देखिए, उपतिकाएं, हिमशैल, बादल, पुष्प, रश्मि और वृक्ष राशि ने कश्मीर की सुषमा को सौंदर्य के एक नवीन स्वर्ग में आसीन कर दिया। देखिए, यह है कि वहाँ की सुंदरता को क्या किया है, ये जो हिमशैल है, बादल है, पुष्प है, वृक्ष है, ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, कश्मीर की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। भाषा में इतनी शक्ति कहा कि कश्मीर की अपार रूप राशि को शब्द द्वारा चित्रित कर सके। मतलब ये बोल रहे हैं कि वर्मा जी कि भाषा में इतनी शक्ति नहीं है जो कि इस कश्मीर की सुंदरता का वर्णन कर सके। यही कारण है कि हमारे कवियों ने इसे स्वर्ग का एक कोना कहा है। हमारे कवियों ने क्या कहा है, इन्हें स्वर्ग का एक कोना कहा है। मुगल सम्राट जहांगीर ने भी इनके शब्दों में कहा है। देखिए, मुगल सम्राट जो कि बड़े सम्राट थे, उन्होंने देखिए कश्मीर के विषय में क्या कहा है कि अगर फिर दोष वर रूप जबी अस्त हबी अस्त हबी अस्त हबी अस्त। मतलब यदि जमीन पर बहिश्त है तो यही है, यही है, यही है, यही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कश्मीर जम्मू और कश्मीर के राज्य
राज्य का क्षेत्रफल लगभग 25,000 वर्ग मील है। ये देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि 25,000 वर्ग मील क्या है, और कश्मीर का जो है क्षेत्रफल है। ये तो आपको क्वेश्चन आंसर में आया है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्या 25,000 वर्ग मील। भारत का कोई भी दूसरा राज्य इतना बड़ा नहीं है। भूतपूर्व रियासती मैसूर, बीकानेर, ग्वालियर और बड़ोदरा के क्षेत्रफल के जोड़ने से भी इतना क्षेत्रफल जम्मू कश्मीर का है। समझने की सुविधा के लिए हम कश्मीर के भाव चित्र की कल्पना कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। मान लीजिए एक पठार है जिसकी ऊंचाई 5,000 फीट है। कितना है? 5,000 फीट है। यह पठार उसी से दक्षिण उत्तर से दक्षिण तक लगभग 90 मील और पूरब से पश्चिम लगभग 25 मील तक फैला हुआ है। इस पठार के ठीक मध्य में चौड़े पाट वाली झेलम नदी, ये देखिए झेलम नदी का बात यहाँ पे समर्पित गति से बह रही है। मानो वह भूमि के प्रत्येक मनोरम स्थल को अपनी भुजाओं में समेट लेना चाहती है। झेलम नदी के कारण सारे भूभाग में झरने, लहरों तथा झीलों का जल सा बिछा हुआ है। यदि आप वसंत ऋतु में 9,000 फीट की ऊंचाई वाले बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर जावे तो सारा पठार आपको फूलों का एक विशाल साम्राज्य सा प्रतीत होगा। भांति भांति के रंग बिरंग कल कल निनाद करते हुए पानी के किनारे झूमती हुई लताएं और नीचे भूमि पर पैर फेंक कर आकाश को छूने वाली पर्वत मालाएं, बर्फ के सफेद उत्तरी में बड़ी मनोरम जान पड़ता। मतलब देख करके बहुत ही वहाँ की जो है मनोरम बहुत दशाएं सुंदर है, उस सुंदरता का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो है कश्मीर की घाटी के बीच बहने वाली झेलम नदी, कश्मीर के घाटी के बीच में बहने वाली नदी का नाम क्या है? झेलम नदी है। वुलन झील, मान सरोवर झील, चंदनबड़ी इस प्रदेश की शोभा है। चावल और मक्के के हरे भरे खेत, ऋतु के अनुसार सरसों के खेतों के कतार, केसर की क्यारियां, सेब, अंगूर, खुबानी और अनेक प्रकार के मेवे इस घाटी की उपज की विशेषता। इस घाटी में देखिए अच्छा फसल भी होता है। सरसों हुआ, मेवा, अंगूर, ये सब सारी जो फले हैं उगाई जाती है। इसलिए कश्मीर को मेवे का देश कहा जाता है। इसलिए देखिए कश्मीर वहाँ पे मेवा का खेती होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? मेवे का देश भी कहा जाता है। पहाड़ी की भांति तने हुए सफेद वृक्ष और घने छाया में विश्राम देने वाले स्थूल का चिराग वृक्ष यहाँ वन उपवन की शोभा बढ़ाती है। इन वृक्षों के कारण ही मुगल सम्राट ने कश्मीर को अपना विश्राम शिविर बनाया था। इसी सब सुविधा के कारण, इसी सब सुंदरता के कारण क्या किया था? मुगल सम्राट ने अपना विश्राम शिविर बनाया था। विश्राम शिविर मतलब वहां जाकर के आराम कर सके, ऐसा जगह बनाया था, क्योंकि वहां पे बहुत मनोरम दशाएं होती है। देखिए झेलम नदी की धारा उत्तर से खनावल से लेकर दक्षिण के बारामूला तक 90 मील की यात्रा करती है। मिस्र देश की नील नदी के समान झेलम नदी कश्मीर के लिए वरदान है। जैसे देखिए मिस्र को क्या नील नदी का दान कहा जाता है, उसी प्रकार जो है झेलम नदी कश्मीर के लिए क्या कहा जाता है? वरदान कहा जाता है। कितना आयात निर्यात इस झेलम नदी के द्वारा होता है। झेलम के उत्तर भाग से में अक्षवल का झरना, ये देखिए आता है कि अक्षवल जो है कहाँ पे है? अक्षवल झरना, तो वो क्या उत्तर भाग में है। यह अक्षवल संभवतः यक्ष बल का अपभ्रंश है। जैसे गंधारों की भूमि रहा हो, यक्ष और गंधर्वों के किराओं को इस भूमि का देश कहा जाता है। ईसा की 12वीं शताब्दी के लिखी महाकवि कलहन, देखिए ये आता है कि कलहन कौन है? तो कलहन कौन है? कलहन की रास्तारंगनी से प्रेरित होकर, देखिए रास्तारंगनी का लेखक कौन हो गया? कलहन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कि कलहन क्या है? रास्तारंगनी के लेखक। कलहन के रास्तारंगनी से प्रेरित होकर
गत वर्ष मैंने भी कश्मीर की यात्रा की थी। अब देखिए, गत वर्ष जो कश्मीर की यात्रा की थी लेखक ने, किस लिए किया था? वो राज तरंगनी से देख करके वो पढ़े थे, उसी के आधार पर वो गए थे यात्रा करने। राज तरंगनी में कश्मीर के ऐतिहासिक वैभव के खंडर आज भी दृष्टिगत होते हैं। पहलगांव आने के पूर्व हम अवंतीपुर नामक स्थान पर रुके। 9वीं शताब्दी के अंतिम अवंती वर्मा क्या थे? अवंती वर्मा ने अपने शासन काल में यहाँ एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए, अब आ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन कि अवंती वर्मा ने किस मंदिर का निर्माण यहाँ करवाया था? तो विष्णु मंदिर का निर्माण यहाँ पे कराया था। यह विशाल मंदिर खंडर के रूप में बिखरा हुआ है। विशाल प्रांगण के चारों ओर छोटे छोटे मंदिर के अवशेष ज्ञात होते हैं। बीच में गरुड़ ध्वज का विशाल स्तंभ होगा। गिरे हुए प्रस्तर खंडर में अनेक प्रकार की मूर्तियां उत्कृष्टीय है, जो समय के साथ घर्षण से अस्पष्ट और धुंधला हो गई है। ये मूर्तियां बड़ी ही कलात्मक रही होगी। इस आयताकार मंदिर के घिरे हुए शिलाखंडों को देखकर लगता है कि कुबेर निर्धन हो गया है। कोई अप्सराएं मानवीय बनकर वृद्ध हो गई है। देखिए, ये मंदिरों को देख करके, अब देखिए मंदिरों की स्थिति खराब हो गई है, तो उसका जो है उदाहरण ये दे रहे हैं। इस मंदिर की विभूति को आज बिलगित देखकर संसार की नश्वरता के प्रति विक्षोभ और अवसाद की रेखाएं मानस पर खींची जाती है। संस्कृति की इस प्राचीन स्मृति को प्रणाम कर हम आगे बढ़े। इस संस्कृति की इस जो है, इसे प्रणाम करके लेखक क्या हुआ? आगे बढ़े। अब देखिए, यह जो है, यह स्थान है मटन। ये क्या स्थान है? मटन। यह मार्तंड मंदिर है। यह क्या है? मार्तंड मंदिर है। ऐसा अनुमान होता है कि मटन मार्तंड की अपभ्रंश रूप है। नीचे मानसरोवर के छोटे बड़े आकार के बड़े कलात्मक आकृति से आरंभ होता है। जैसे एक बड़े थाल में कला कंद के छोटे बड़े टुकड़े तड़ाई रसे है। इन छोटे बड़े कुंडों में मछलियां बड़े स्वच्छता से विचरण करती है। चने और चावल के दाने पानी के ऊपर तैरते देखकर परस्पर गुथा जाती है, जैसे हंसी के शब्द एक दूसरे से उलझ जाते हैं। देखिए, उसके बाद है जो है, यह अछबल है। सौंदर्य संगीत जैसा तरस होकर निर्जन रूप से बह रहा है। इस झरने की सुंदरता पर मुग्ध होकर मुगल सम्राट जहांगीर ने यहाँ एक सुंदर बगीचा बनवाया। भूमि के किरोसन 3 धाराएं ऊपर उभरती है। जैसे ये जलधाराएं भूमि की, देखिए क्या है? नाभि हो। ये जो जैसे देखिए जलधाराएं लगती है, जैसे कि भूमि की क्या हो? एक नाभि के रूप में दर्शाया गया। नाभि जैसे लगती है से ऊपर तक जाने वाली त्रिवली रेखाएं हैं। सम्राट जहांगीर को जल की विविध भंगिमाओं को संवारने की कला अच्छी तरह ज्ञात थी। ठीक है, उनको ज्ञात थी कि किस प्रकार भंगिमा दी जाती है। जल के ऊपर से गिरने की शुद्ध किसी नृत्य कला से कम नहीं है। भूमि की हरितिमा जल के कलकारे से मिलकर ऊपर नाड़ी की हंसी को ध्वनित करती है। मतलब जैसे कि वो जो जलधाराएं आती है, ऐसा लगता है कि कोई नाड़ी, सुंदर नाड़ी क्या कर रही है? हंस रही है। उसी हंसी का जो है प्रतिध्वनित कर रहा है। जिसके हरा परिधान पहना रखा है, विशाल वृक्ष जैसे सौंदर्य के प्रहरी है। और विशाल वृक्ष को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि सुंदरता का प्रहरी, सुंदरता की रक्षा करने के लिए ये विशाल वृक्ष यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपना भूमिका दे रहे हैं। देखिए, उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह है कोकड़नाग। कुकुट शब्द का कश्मीर रूप कोकर है। जिस प्रकार कुकुट अपना दाना चुनने के बार बार भूमि
पर अपना मुख ले जाता है, उसी प्रकार भूमि के अनेक स्थानों से जल धाराएं प्रहरी, ऐसा लगता है ऐसा मालूम होता है कि जल आंख बिचौली के खेल में स्थान स्थान पर छिप गया है। जब मतलब देख करके लग रहा है कि जैसे कि वो स्थान स्थान पर क्या है, लुका छिपी का खेल कर रहा हो उस समय। देखिए, खोज नहीं पाते कि वह खिलखिलाकर बाहर निकल आती है। कितने स्थानों से जल की पतली पतली धाराएं निकलकर स्थूल बन जाती है, जैसे शैशव की दुर्बल बालिका का शरीर यौवन में भर आया हो। अत्यंत शीतल निर्मल जल अत्यंत वेग से बहता है। जल पत्थरों से अटखेलियां अटखेलियां करता हुआ है, हंस पड़ता है, और उसी हंसी के शब्द फनोज्वल होकर गूंज उठते हैं। देखिए, अब लीदर की घाटी पहलगांव है। लीदर की घाटी कहाँ है? लीदर की घाटी में पहलगांव है। लीदर की घाटी में कौन है? पहलगांव है। पहाड़ियों के बीच छोटी सी बस्ती दाहिने और कुछ हटकर लीदर नदी है, जो अपने अनवरत नाद में प्रकृति के सौंदर्य का जय घोष करती है। तीनों ओर गौरव से मस्तक उठाए हुए गिरि श्रृंग है, जिनके कोने में कभी हिम राशि स्थिर हो जाती है। तब ऐसा लगता है कि वन देवी के कानों में सजा हुआ हीरे का झुमका है। मतलब इसको देख करके लगता है जैसे कि वन देवी के कानों में क्या है? हीरे का झुमका हो। ये देखिए, उसके बाद है चंदन बरदाई यहाँ से 10 मील दूर है। कुछ दूर तक तो रास्ता साफ सुथरा है। मतलब वहाँ पे जो है कुछ दूर तक रास्ता जो है बहुत ही साफ सुथरा है और सीधा है। फिर पहाड़ों के निकट चढ़ाई है। जब पहाड़ के निकट पहुंच जाएगा तो वहाँ पे क्या है? बहुत चढ़ाई है। जब यात्रीगण उस मार्ग पर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी विश्वामित्र की शक्ति से अनेक त्रिशूल स्वर्ग पर चढ़ रहे हैं। ऊंची पहाड़ियों के बीच की समस्त भूमि पर बर्फ के बड़े बड़े मैदान बन गए हैं, जैसे कठिन साधनाओं से अंतराल में किसी तपस्वी के पवित्र मन का अतुल विस्तार है। यहाँ ऊंची पहाड़ियां पर भोजपत्र और जो भोजपत्र नहीं बोलते भाई, भोजपत्र के अनेक वृक्ष हैं। इन्हीं वृक्षों की छाल पर हमारे महर्षियों के अमर साहित्य की रचना की। इन्हीं बड़े बड़े जो छाल है, इन्हीं पर पहले जो है पेपर नहीं हुआ करता था, इन्हीं छालों पर वो लोग क्या करते थे? साहित्य लिखा करते थे। उसके बाद देखिए है एक एक स्थानों की अनेक स्मृतियां मन में उभर रही है, किंतु वाणी बालक ध्रुव के समान मौन होता जाता है, जिसके सामने विराट विष्णु साकार हो उठा है। कश्मीर हमारे देश का मुकुट है। कश्मीर हमारे देश का क्या है? मुकुट है। उसकी सुरक्षा और उसकी प्रति श्रद्धा समर्पण अत्यंत भारतीयों का कर्तव्य है। ये भारतीयों का कर्तव्य है। इस प्रकार देखिए हम लोगों ने कश्मीर कहानी के बारे में जाना। आशा है कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले किसी कहानी के साथ।